पाठ संख्या 9 वीडियो संख्या 2 बिंदु हम पढ़ चुके हैं कि कैसी अनुकूल परिस्थितियां थी, क्या वो अनुकूल परिस्थितियां थी जिसके कारण से इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। तो तीसरा बिंदु हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। पिछला जब हम पाठ पढ़ के आए थे उस पाठ में हमने पढ़ा था शानदार क्रांति में कि कैसे जॉर्ज प्रथम जो राजा थे वो कृषक राजा भी कहलाए। कुल मिलाकर 1688 के बाद जो इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई थी, कृषि के क्षेत्र में व्यापक जो है परिवर्तन हुए थे, सुधार हुए थे। उन सुधारों के बाद जो कृषि क्रांति हुई, बड़े बड़े जमींदारों ने अधिक पैदावार लेने के लिए खेती के नए नए तरीके अपनाए, नई फसलें उगाई और क्या किया उन्होंने 1710 के बाद बाड़ेबंदी आंदोलन चलाया। बाड़ेबंदी आंदोलन क्या था कि जो छोटे किसान थे, जिनके पास छोटी जोत थी, थोड़ी जमीन थी, उनकी जमीन को अपनी भू संपत्तियों के आसपास के जो छोटे छोटे किसान थे उनसे वो जमीन ले ली गई, खरीद ली गई। साथ ही जो गांव की जो चरागाह की भूमि थी उसको भी इन्होंने अपने कृषि क्षेत्र में शामिल कर लिया, कृषि भूमि में बदल दिया। तो इस सारे से जमीन जो है इनके पास काफी होगी। तो ये सारे जो तरीके थे, जो इकट्ठी खेती जब ये करते थे, इससे अत्यधिक जो उत्पादन में वृद्धि हुई। जब अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि हुई तो फसल अतिरिक्त बचने लगा अनाज, तो उसका जो है निर्यात भी ये करते थे, पूंजी भी उससे बनी। उस पूंजी से भी जो है फिर उद्योग में इन्होंने लगाई, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो इससे औद्योगिकरण को बल कैसे मिला, अगर हम इसकी बात करें विशेष रूप से, तो पहली जो बात हुई वो ये हुई कि खाद्यान्न तथा कारखाने के लिए कच्चा माल मिलने लगा। खाद्यान्न तो फुल हो ही गया, जो कारखाने थे उनको भी तो कच्चा माल चाहिए, तभी तो कोई नई चीज़ बनाएंगे, वस्त्र तभी बनाएंगे, कपास होगी, कच्चा माल जो है मिलने लगा वस्त्रों के लिए, अन्य जितने भी उद्योग थे। दूसरा क्या हुआ कि जो किसान जो उजड़े यहाँ से या बेघर हुए, जो चले गए, या पशुपालक थे जो चरागाह पे विशेष रूप से निर्भर थे, तो वो सब लोग अब शहरों में आ गए। शहरों में आकर उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने कारखानों में जो है काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जब ये संख्या ज़्यादा होगी तो सस्ता श्रम, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो श्रम जो है सस्ता हो गया। तो उन कारखानों को, उन उद्योगपतियों को जो है उद्योग के लिए जो है सस्ता श्रम मिला। दो चीज़ें मिली, कच्चा माल भी मिला और श्रम भी मिला। कृषि का क्षेत्र का जो परिवर्तन था वो इतना उपयोगी इसमें रहा। विदेशी बाजार का निर्माण, इसके बारे में भी हम पढ़ के आए थे कि इंग्लैंड का जो व्यापार है, इंग्लैंड के जो उपनिवेश है, वो आपने पढ़ा था कि अगर अफ्रीका के दो देश थे ही, भारत एशिया में आता था, चीन भी, तो यहाँ पर भी इंग्लैंड का जो है साम्राज्य रहा, और अमेरिका का भी आपको पता ही है। तो यहाँ इनके उपनिवेश थे। तो यहाँ पर जहाजी बेड़ा भी इनके पास सबसे शक्तिशाली था। प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग थे, वहाँ की जो बंदरगाहें थी प्रमुख, वो इनके कब्जे में थी। शक्तिशाली देश है, इतने उपनिवेश हैं, व्यापारिक मार्गों पर कब्जा है, शक्तिशाली जहाजी बेड़ा है। तो इन उपनिवेशों से उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। इन उपनिवेशों से उसने कच्चा माल लिया, कच्चा माल जो है काफ़ी सारा इन उपनिवेशों से लिया। दूसरा क्या था, तो तैयार माल था। अब तैयार माल भी तो इंग्लैंड में एक सीमा होगी, तो उसको बेचना है, तैयार माल कहाँ बेचा जाए, उसके लिए भी उपनिवेश ही प्रयोग किए गए। उपनिवेशों का खूब जो है शोषण हुआ इस सारी प्रक्रिया में, चाहे इसके एवज में ही क्यों न क्रांति आई हो। तो ऐसी नीति अपनाई इन्होंने कि इंग्लैंड के कारखानों से बना माल अधिक से अधिक जो है वहाँ पर बेचा जा सके। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो था, अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी बाजार जो था, वो ज़्यादा विकसित हुआ इंग्लैंड का, बजाय कि आंतरिक जो बाजार था उनका। इस संबंध में एक आंकड़ा आता है, एक डाटा है, वो हम आपको बता देते हैं। 1750 और 70 के बीच की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में अपने जो सामान की जो मांग थी, खुद के देश में उसकी सामान की मांग थी, उसमें 7% वृद्धि हुई। जबकि बाहरी जो व्यापार हो रहा था तो उसमें जो वृद्धि की मांग थी
वो 80% वृद्धि जो है दर्ज की गई। तो बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो कुल मिलाकर इस विदेशी बाजार जब बढ़ा तो विदेशी बाजार के बढ़ने के कारण से, इस मांग के बढ़ने के कारण से ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों पर बल दिया गया। तो कृषि से कच्चा माल अभी हम पढ़ के आए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो गया था। पूंजी की उपलब्धता, अब कच्चा माल भी मिल रहा है, मांग भी बढ़ रही है, लेकिन इस सारे को काम करने के लिए तो पूंजी तो चाहिए। तो पूंजी की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो वो भी हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक व्यक्ति तो पूंजी लगा नहीं सकता था, तो अब कंपनियां बनने लगी थी। क्योंकि पूंजी उद्यम कंपनियां, हमने पिछले लेसनों में भी पढ़ा है, आपको याद होगा। तो पूंजी का उपलब्ध होना तो अनिवार्य था ही। तो अब पूंजी के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो दो मुख्य स्रोत थे। पहला था आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर जो किसान थे वहाँ के बड़े भूस्वामियों द्वारा जो है ना उनका शोषण किया गया, और वो धन इंग्लैंड की सरकार को या लोगों को या बड़े भूस्वामीपतियों, क्योंकि कारखाने उद्योगपति भी बड़े भूस्वामीपति ही बने थे, तो इन्होंने किसानों का शोषण कर जो धन लूटा या कमाया। दूसरा था बाह्य लूट। बाह्य लूट में आपको पता ही है, बाह्य लूट हमारे जो उपनिवेश थे भारत में भी खूब लूट जो है हमने पढ़ा है पिछले इतिहास में, पिछली क्लासों में, कि कैसे जो है धन निगमन का सिद्धांत, धन निष्कासन का जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था वो हमने पढ़ा, धन बहिर्गमन। खूब जो है धन इन्होंने उपनिवेशों से लूटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो दो मुख्य स्रोत थे। अगर भूस्वामी की बात करें तो बाड़बंदी व नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर किसानों से अधिक भूमि किराया वसूला। एक तो भूमि किराए से जो ठेका लगा लो एक प्रकार से आपको, और जो धन इनको मिला तो इन्होंने उस धन को भूमिपतियों ने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। और दूसरा, जो लोग बचत करते थे उससे भी शेयर खरीदते थे या उद्योगों में उसको लगा देते थे। कंपनियों ने शेयर निकाल दिए थे ना, उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे, निवेश करते थे। फिर भी जो है बहुत बड़ी पूंजी जो है नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मुख्य जो स्रोत थे वो जो है ये उपनिवेश ही थे, बाह्य लूट ही थी। बड़ा जो क्षेत्र था उसमें धन कहाँ से आया, उसमें ब्रिटेन की कंपनियों ने अफ्रीका से अमेरिका के बीच, अफ्रीका और अमेरिका के बीच जो इन्होंने दासों का एक व्यापार किया था, दास भी बेचते थे, दासों का जो व्यापार होता था उसमें खूब जो है मुनाफा इन्होंने कमाया। एक स्रोत तो ये था। दूसरा स्रोत क्या था, मैक्सिको की जो सोने चांदी की खानें थी वहाँ से खूब धन जो है आया। तीसरा, जो भारत जैसा जो गुलाम देश था जिसके पास धन तो काफ़ी लूट लिया था, अब किसान ही बचे थे, तो उन किसानों से लगान, फिल्म आपने देखी होगी, तो लगान या कर के रूप में भी जो है सीधी लूट काफ़ी की गई थी। तो ये पूंजी की उपलब्धता इस तरह से हुई। शहरों का विकास, हमने पढ़ा था कि पहले भी जो है यहाँ पर शहरों का विकास शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी आई तो ये प्रक्रिया और तेज हो गई थी। तो इस तेज प्रक्रिया में जो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन चुके थे बड़े बड़े, तो उन्हीं शहरों में ये जनसंख्या भी बढ़ी, आकार भी बढ़ा, क्षेत्र भी बढ़ा। तो दोनों दृष्टियों से ये बढ़ रहे थे, क्षेत्र भी और जनसंख्या भी। जब ये बढ़ने लगे, अगर हम बात करें 1750 से 1800 के बीच में ब्रिटेन के जो 11 शहर थे, 11 शहर, उनकी जो आबादी थी वो दुगनी हो गई। ये एक आंकड़ा है, इसको आप लिख सकते हैं, दुगनी हो गई थी वहाँ की आबादी। लंदन एक प्रमुख नगर था, केंद्र था व्यापार का, हर चीज़ का केंद्र था, राजनीतिक गतिविधियों का। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज, जैसे आजकल गुड़गांव दिल्ली आपके बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, कंपनी के ऑफिसेज थे यहाँ पर, दूसरे देशों के कार्यालय यहाँ पर बन गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ के जो लोग आने जाने वाले लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, या जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, कारखाने थे, उसके कारण से जो है विकास जो है शहरों का वो तेजी से हो रहा था। तो तेजी से जब शहर हुए तो इस सारे से भी उद्योगों को जो है या इस क्रांति को इंग्लैंड में, विशेषकर जो इंग्लैंड के बड़े बड़े शहर थे वहाँ विकसित होने में एक विशेष सहायता मिली। राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता, जिन देशों में ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं रही वहाँ पर न तो सांस्कृतिक विकास हुआ, न ही व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। जहाँ स्वतंत्रता रही तो और देशों की तुलना में, कमी तो यहाँ भी थी लेकिन और देशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता यहाँ पर थी, उपलब्ध थी, वातावरण था।
क्योंकि हम पढ़कर आए थे पिछले लेसन में कि सामंत प्रणाली, श्रेणी प्रणाली, दास प्रणाली, जो ये खुद इंग्लैंड ने दूसरे देशों में तो ये चला रहा था सब कुछ, सब तरह का इसने जो है अव्यवस्था फैला रखी थी, लेकिन अपने देश में ये परंपराएं समाप्त जो है वो कर चुका था, क्योंकि ये स्वस्थ समाज के लिए अच्छी नहीं समझी जाती थी। तो ये दोषपूर्ण प्रथाएं जो है काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी थी, काफ़ी हद तक मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त थे, हर कोई अपने धर्म का, अपने रीति रिवाजों का पालन कर सकता था, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो है कोई भी उद्योग लगा सकता था, व्यक्तिगत इच्छा अनुसार जो है वो अपना जीवन जी सकता था। तो स्वतंत्रता इनकी इंग्लैंड की एक विशेषता जो है बन चुकी थी। तो इस खुलेपन के माहौल में जो है कोई बड़ी बात नहीं कि सब चीज़ें जो है फली और फूली। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों का जो मामला था यहाँ पर, और उसमें विशेष रूप से हम बात करें तो प्रोटेस्टेंटों को काफ़ी देशों से जो है भगाया जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड उनका शरण शतली देश था। तो इंग्लैंड में काफ़ी जो है कारीगर, जो प्रोटेस्टेंट कारीगर आकर बस गए थे, तो उन्होंने भी औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर इस धार्मिक स्वतंत्रता का भी इंग्लैंड को राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ औद्योगिक क्रांति में मिला। उन्नत बैंक प्रणाली, उन्नत बैंक प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थापना हो चुकी थी। हम पिछले लेसन में पढ़ के आए थे कि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि रिपीट बहुत चीज़ें होती हैं इतिहास में। तो उन्नत बैंक प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये स्थापना यहाँ पर हो चुकी थी। आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र है यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। तो उस सारे में उद्योगपतियों को ऋण लेने की सुविधाएं चाहिए थी। तो वो सुविधा जब यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई 1694 में, आप पढ़ चुके हो, तो इसने उस कमी को पूरा कर दिया। और यहीं ये विकास नहीं रुका, 1820 तक 600 बैंक स्थापित हो चुके थे इंग्लैंड में। अकेले लंदन में ही 100 बैंक थे, 100 बैंक तो अकेले लंदन में ही स्थापित थे। तो इतनी तेजी से यहाँ पर इस बैंक प्रणाली का विकास हुआ। बैंकों द्वारा जो एकत्रित धनराशि थी वो उद्योगों में ऋण के रूप में या औद्योगिक विकास में प्रयोग में लाई गई। तो इस प्रकार से बैंक प्रणाली ने भी बड़ा योगदान यहाँ पर दिया। अब हम बात करेंगे अगले और 3 बिंदुओं की। यातायात एवं संचार के साधनों का जो विकास है, सर्वप्रथम विशेष रूप से जो विकास है वो इंग्लैंड में ही दिखाई देता है। क्योंकि इनके बगैर, जब यह आपका यातायात ही नहीं होगा, संचार ही नहीं होगा, तो इनके बगैर इस प्रकार की क्रांति आना तो असंभव है, असंभव था। तो खूब इन लोगों ने पुल निर्माण की जो पद्धति थी, पक्की सड़क की पद्धति की खोज थी, इन सब में वाष्प शक्ति के बारे में अगर हम बात करें, इससे जो विशेष क्रांति का जो आधार बनी थी, इन सब खोजों ने जो है विशेष योगदान दिया औद्योगिक क्रांति में। रेल मार्गों का भी इन्होंने प्रसार किया। इंग्लैंड में रेल मार्गों का विशेष प्रसार, इंग्लैंड के लोग ही हमारे यहाँ रेल लेकर आए थे। विशेष तौर पर जल परिवहन, क्योंकि हमने बात की थी कि वहाँ पर चारों तरफ समुद्र था, तो आंतरिक की अगर हम बात करें तो जल परिवहन भी जो है काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि ये थल मार्ग से काफ़ी सस्ता होता था। तो कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जो है पूरे इंग्लैंड को जो है जोड़ दिया गया था नदी जल मार्गों द्वारा। नदी जल मार्गों द्वारा पूरे ब्रिटेन को जोड़ दिया गया था। अगर हम बात करें 1724 में ही जो है इस देश में 1160 मील लंबा समुद्री मार्ग था, जल मार्ग था। क्योंकि यह मार्ग समुद्र से जुड़े थे, इसलिए नदी पोतों के माध्यम से आसानी से, नदी पोत, नदी के बंदरगाह, आसानी से नदी पोत से जो है समुद्र पोत तक माल जो है लाया जा सकता था। तो ये भी एक बड़ा जो है लाभ था। उसके बाद अगर हम बात करें तकनीकी विकास, तो तकनीकी विकास में हम पढ़ के ही आए, काफ़ी सारे आविष्कार यहाँ पर हुए, कई मशीनों की खोज यहाँ पर हुई। इनके कारण से ही इंग्लैंड जो है अग्रणी था। अगर हम
बात करें धीरे धीरे विकास शुरू हुए, लेकिन 18वीं शताब्दी का जो अंत था उसमें तो एक बाढ़ सी आ गई थी आविष्कारों की, एक श्रृंखला ही चल पड़ी थी इंग्लैंड में। 26,000 आविष्कार हुए, इतने ज़्यादा आविष्कार जो है इंग्लैंड के लोगों ने किए, और इनमें से आधे से अधिक आविष्कार तो शताब्दी के अंतिम जो 20 वर्ष थे, विशेष रूप से 1780 से लेकर 1800 तक के, उसमें हुए आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा आविष्कार। ये छोटी बात नहीं थी। साहसी उद्यमी काफ़ी मतलब जो बड़ा एक पार्ट था वो इन उद्यमियों का था, क्योंकि इनके बगैर तो ये संभव ही नहीं था। ये लोग महत्वाकांक्षी थे, मेहनती थे, लगनी थे, सफलता के लिए कोई भी जोखिम, कोई भी खतरे उठाने के लिए तैयार थे। इनमें अगर हम बात करते हैं रिचर्ड आर्कराइट, थॉमस टेलफोर्ड, हेनरी कोट, ड्यूक ऑफ ब्रीवाटर, ब्रासे, वाइट हेड, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी बड़ी भूमिका जो है इसमें रही। अनेक आविष्कार तो ऐसे थे, बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझने की बात है कि कोई व्यक्ति पढ़ना बहुत लिखना जो जरूरी नहीं होता, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर चीज़ों को अगर समझे नहीं गए और केवल कागज़ या डिग्री ले लेंगे तो उससे विज्ञान या उच्च शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ही आविष्कारक भी थे, विज्ञान या उच्च शिक्षा जिनका कोई विशेष संबंध नहीं था। वो उस समय की जो समस्याएं थी, व्यवहारिक जो समस्याएं थी, जीवन जीते वक्त जो समस्याएं उनको फेस करते थे, तो उनका हल वो जो है खोज रहे थे। तो इनमें अगर हम देखें तो जोन्स हारग्रीव्स, क्रॉम्पटन, जेम्स वॉट, बिडले, जॉर्ज स्टीफेंसन, ये सब लोग ऐसे थे, या तो ये अनपढ़ थे, ये बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी चीज़ों की खोज के कारण से औद्योगिक क्रांति अपने मुकाम तक पहुंची थी, या तो ये लोग अनपढ़ थे या बहुत कम पढ़े लिखे थे, नाम मात्र ही। फिर भी औद्योगिक क्रांति में इनका एक महत्वपूर्ण जो है हाथ था। क्यों? क्योंकि ये लोग सोच समझकर पूरी बुद्धि के साथ काम करते थे, केवल कागजी बातें ही नहीं दौड़ाते थे। तो इसके कारण से ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाए। तो इस प्रकार से हमने अभी तक पढ़े कि क्या वो अनुकूल परिस्थितियां थी जिनके कारण से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो प्रगति कैसे हुई, फिर इस सारे में कैसे वस्त्र उद्योग में क्रांति आई, कैसे उसमें कई आविष्कार हुए, म्यूल, पावर लूम, कॉटन जीन, वाटर फ्रेम, स्पिनिंग जेनी, लोहा कोयला उद्योग की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वाष्प शक्ति की, जेम्स वाट का इंजन था, भाप का इंजन प्रारंभिक प्रयोग थे। फिर परिवहन और संचार की बात होगी, रेल, सड़क, नहर। फिर डाक एवं तार प्रणाली भी इसी में आएगी। तो इस प्रकार से इन चार चीज़ों के संगठन से जो है उद्योग जो प्रगति है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। फिर आएगा कि अन्य देशों में क्रांति कहाँ कहाँ पर हुई, और जब हम अन्य देशों में क्रांति को पढ़ेंगे जो केंद्रों के नाम आएंगे वही आपका क्या होगा, मैप होगा। और फिर प्रभाव जब हम पढ़ लेंगे सब प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक, चारों तरह के प्रभाव पढ़ने के बाद हमारा ये लेसन जो है वो पूरा हो जाएगा।